नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान में। तो हरियाणा चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा हलचल रही और अब जल्द ही 8 तारीख को जो है वोटिंग को लेकर जो है फैसले हो जाएंगे। हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी ये बात भी साफ हो जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है जिसे लेकर इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है हरियाणा के एग्जिट पोल्स। क्योंकि जो एग्जिट पोल्स आए हैं, अगर बीजेपी नेताओं की बात करें तो उनका ये मानना है कि ये एग्जिट पोल्स रियलिटी से, ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल अलग है। अब ऐसे में ज़मीनी हकीकत क्या है ये दर्शकों को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये दावे किए जा रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत से चीज़ें अलग है या एग्जिट पोल अलग है, तो ज़मीनी हकीकत क्या है ये जानने और ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मोलेश्वर जी। जी नमस्कार। नमस्कार। तो मोलेश्वर जी लगातार जो है दर्शकों वो रहे हैं, तकरीबन 2 महीने का वक्त जो है उन्होंने अपना फील्ड पर दिया है। 2 महीने हरियाणा के हर जगह, हर गली, हर कूचे जो है वो घूमे हैं और वहाँ से आम जनता की बात जो है उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से आप तक वहाँ की बात जो है पहुँचाई है। तो ऐसे में इनसे बेहतर कोई ये नहीं बता सकता है कि हरियाणा की जो ज़मीनी हकीकत है वो क्या है। तो मोलेश्वर जी, मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से एग्जिट पोल जो दावे या जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं और एक का आंकड़ा जो है बीजेपी अपने तरफ से दे रही है, 8 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं, तो ज़मीनी हकीकत क्या है? क्या एग्जिट पोल जो आ रही हैं वो सटीक है आपके हिसाब से या ज़मीन पर चीज़ें बिल्कुल अलग है? जिस तरीके से आपने ये कहा कि ये एग्जिट पोल, जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि एग्जिट पोल में जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि क्लीन स्वीप एक तरीके से कांग्रेस कर रही है हरियाणा में, इसको जब हमने शुरू में जब हम हरियाणा गए थे तो हमें भी यही आंकड़ा नज़र आ रहा था कि कांग्रेस का लगभग 50-60 के सीटों के बीच में आएंगे, क्योंकि तब इतना बीजेपी ने वहाँ कुछ किया नहीं था। मतलब एक होता है कि 10 साल अगर आपकी सरकार रहती है, फिर चुनाव आने वाले हैं, तो एक तरीके से सारी पार्टियां एक तैयारी कमर कस लेती है। लेकिन बीजेपी की तरीके से एक ढीला रवैया तैयार किया गया था, क्योंकि जिस तरीके से इतने बड़े बड़े मुद्दे, आपका चाहे किसान आंदोलन का ले लीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पर यही चल रहा था। फिर उसके बाद ये जाट आरक्षण का जो जिस तरीके से उस समय चल रहा था, और उसके बाद जिस तरीके से ये पहलवानों का आंदोलन हुआ, उसमें हरियाणा की लगभग सभी लोग एक तरीके से पहलवानों को सपोर्ट कर रहे थे। तो तमाम इतने बड़े बड़े मुद्दों के बाद ये चुनाव चल रहा था। तो 2 महीने पहले भी हम यही आंकड़ा लगा रहे थे, लेकिन करीबन करीबन जब हम खुद मैदान में गए तब भी यही हकीकत हमें लग रही थी जो एग्जिट पोल में आंकड़े दिख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, 1 महीना रह गया था, तो धीरे धीरे कांग्रेस के कुछ बड़बोले नेता जो प्रत्याशी बन चुके थे, जिनको टिकट बंटवारा हो चुका था, उनके बयान ऐसे ऐसे आने लग गए कि जो समीकरण है वो धीरे 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 बीजेपी के पक्ष में आने लग गया। अब देखिए किस तरीके से असंध के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उन्होंने किस तरीके से कहा कि हम सबसे पहले अपना घर भरेंगे। फिर आपके एनआईटी यहाँ पर फरीदाबाद के एक प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा कि 50 वोट हमें दिखाइए, हम एक सरकारी नौकरी आपको देंगे। तो तमाम जो कांग्रेस के ऐसे प्रत्याशी थे उनके ऐसे बयान आए, जिसके बाद ये लग रहा था लोगों को कि जो हुड्डा का जो काल था लगभग 2005 से 2014 तक जो रहा हुड्डा का काल, उसमें लोगों ने ये देखा किस तरीके से बंदर बांट होती थी। जो जितनी बोली लगाएगा किसी सरकारी नौकरी की, उसको वो नौकरी मिल जाती थी, और खास तौर पे उन्हीं लोगों को मिलती थी जो हुड्डा के रोहतक क्षेत्र से आते थे। यानी मेरिट जो है वो खत्म हो चुका था पूरी बिल्कुल तरीके से। पूरी तरीके से जो एक सिंडिकेट चलता था, बोलियां लगाई जाती थी कि मतलब अगर एक पुलिस कांस्टेबल है उसकी बोली 20 लाख से शुरू होती थी, फिर 25 लाख। तो जो भी अभ्यर्थी है जितनी बोली लगाएगा उसको वो नौकरी मिल जाती थी, और डोमिसाइल में आपका वहाँ का होना, रोहतक का होना बहुत ज़रूरी था। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े, फिर उसके बाद हमने ग्राउंड रिपोर्ट शुरू की, धीरे धीरे हमने गलियों से बातचीत शुरू की। तो जहाँ जहाँ अभी कांग्रेस का क्या है कि अभी जो बीजेपी की सरकार है उसमें मात्र 40 एमएलए बीजेपी के हैं, बाकी जो निर्दलीय हैं उनके सपोर्ट से सरकार चल रही थी। शुरुआत में जैसे आप फील्ड पे गए, जैसे शुरुआती दौर था और आपने भी एक आंकड़े पकड़ रखे थे कि हाँ चलो कांग्रेस का जो है बोलबाला देखने के लिए शायद मिलेगा, तो जो शुरुआत आपने की तो वो क्या ट्रांजिशनिंग जो है आपको देखने के लिए मिला कि किस तरीके से लोगों का रवैया रहा जब आप सवाल कर रहे थे? तो उस वक्त क्या हाव भाव से आपको समझ आ रहा था कि किस तरफ जो है हवा मुड़ रही है या फिर अभी भी कांग्रेस के फेवर में कुछ लग रहा है? उस वक्त क्या लग रहा था? शुरू में जब गए हमें, तो हमने ये देखा कि हाँ कांग्रेस के पक्ष में,
लेकिन जैसे जैसे टिकट बंटवारे हुए, इनके प्रत्याशियों के ऐसे अजीबोगरीब बयान आने लगे, पूरी तरीके से खर्ची पर्ची वाला सिस्टम फिर लागू करने की बात कह रहे थे। उसके बाद किस तरीके से सबसे बड़ा जो रुख लिया इस चुनाव ने, जहां से पूरी बाजी पलट दी है, कांग्रेस से पक्ष से बीजेपी के पक्ष में आ गया, वो था आपका कुमारी शैलजा का अपमान। ये एक बड़ा मुद्दा रहा। मैंने देखा कि बीजेपी ने भी इस मुद्दे को काफ़ी जो है, अगर आप कहेंगे कि इसके जरिए कांग्रेस को काफ़ी टारगेट किया कि ये दलित हितैषी बनते हैं, दलित नेता को इस तरीके से साइड कर दिया, कॉर्नर कर दिया। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कई सारे इंटरव्यूज़ भी आए जहाँ पर शैलजा खुद सामने से चीज़ कह रही थी कि अरे मुझे तो प्रचार में नहीं बुलाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी मुझे लग रहा है एक बड़ा मुद्दा रहा है इस चुनाव में, क्योंकि लगभग 19 से 20% केवल दलित आबादी है पूरे हरियाणा में। अगर 10-20% तो पूरा चुनाव में रुख मोड़ लेता, लेकिन 19 से 20%, और यही नहीं, दलित नहीं, पूरा ओबीसी भी एकजुट हो गया। क्योंकि किस तरीके से एक दलित नेता का अपमान होना, और वो भी उस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो ये कहती हैं कि हम पिछड़े वर्गों का हम सम्मान करते हैं, हम उनकी रक्षा करते हैं, वो भी किससे? बीजेपी से। जिस तरीके से इन्होंने लोकसभा में ये कहा था कि मोदी जी अगर 400 पार कर देंगे तो ये संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। जो इस बार, जो पिछली बार लोकसभा में बीजेपी के साथ जो नुकसान हुआ, 400 सीटों का जो हो हल्ला मचाया गया कि हम 400 लाएंगे, और कांग्रेस ने उसमें जोर दिया कि ये संविधान बदल देंगे, वही इस बार हुआ है कांग्रेस के साथ। मतलब वो पूरा एक जो साइकिल है जो वहां जी, पर जी। कांग्रेस ने जो उनके लिए खेला था, वो हाँ। कांग्रेस पर ही हरियाणा में घूम कर वापस आ गया है। यही, और ये जो दलित फैक्टर है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये एग्जिट पोल जो आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है कि पिछले जो एक महीना है उसमें किस तरीके से कुमारी शैलजा का जो अपमान हुआ, उससे जो दलित हैं, आपने ये देखा होगा कि जो पूरा हरियाणा है वो लगभग कई वहाँ पर खाप पंचायतें चलती हैं, बड़े बड़े दलित महापंचायत चलती है, जाट महापंचायत चलती है। तो जो मेन मुद्दा है गाँव का, आपने कई ऐसे पंचायतें देखोगी जिन्होंने एक मुश्त बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। इसके बाद हाँ, एक दलित महापंचायत जिंद में हुई थी, हम वहां पे खुद मौजूद थे, वहां लगभग 1-1.5 लाख लोग आए थे उस दिन पूरे महापंचायत में। तो वहां से खुलेआम ये ऐलान कर दिया गया कि जिस तरीके से ये अपमान हुआ है कुमारी शैलजा बहन का, उसको हम उसका बदला लेंगे। और कई ने ये कहा हम बीएसपी को सपोर्ट करेंगे, और कई ने ये कहा है क्योंकि बीजेपी ने बिना खर्ची पर्ची उनके बच्चों को नौकरी दी है। सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है बीजेपी सरकार में वो हुआ है दलितों का और ओबीसी का। पहली बार हरियाणा के में, जहां आपको ये पता होगा हरियाणा में बिना जाट के कोई राजनीति हो ही नहीं सकती है, वहां एक ओबीसी चेहरे को अगर कोई मुख्यमंत्री बना देता है, और खट्टर जो थे वो पंजाबी समुदाय से आते थे, उनको बनाया गया पहले। फिर उसके बाद ये देखा गया किस तरीके से खट्टर के जो शासन था उसमें ये देखा जा रहा था कि जो भर्ती हुए थे, ये हुड्डा के जमाने के जो भर्ती हुए थे खर्ची पर्ची वाले सिस्टम से, उन पे कोई रोक टोक नहीं हो रही थी। जमीनी स्तर पे जो लोग थे उनका काम नहीं हो पा रहा था। इसलिए बीजेपी सेंटर को जैसे ही पता लगा कि ये लगाम नहीं लगा पा रहे हैं खट्टर साहब, और खट्टर साहब की थोड़ी इस तरीके से छवि है कि वो थोड़ा एटीट्यूड वाले हैं, तो इस तरीके से उन्होंने ये देखा गया लोगों का काम नहीं हो रहा था, इस वजह से बीजेपी ने उनको हटा दिया। और फिर ओबीसी चेहरे जो नायब सैनी है उन पर दाव लगाया गया। और उसके बाद 56 दिनों में किस तरीके से उन्होंने, वहाँ के लोग बताते हैं कि 126 काम ऐसे किए जिससे ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं गरीब तबके के, उनका काम हुआ है उन दिनों में। और जो एक सवाल जो मेरे जहन में उठ रहा है कि मैंने इस दौरान एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा चर्चा मैंने सुनी, वो थी सीएलयू गैंग। ये गैंग बड़ा मतलब इसको लेकर भी बीजेपी ने बहुत सारे पोस्ट ट्वीट कर रखे थे। सीएलयू गैंग, किसानों का मुद्दा भी उठाया क्योंकि हरियाणा है किसान प्रधान राज्य है। तो ये सीएलयू गैंग का जो है ये चक्कर क्या है, और ये सीएलयू गैंग कांग्रेस को किस तरीके से आप कह सकते हैं नुकसान कर रहा था, क्या ये कनेक्शन है, कौन है ये सीएलयू गैंग, ये भी जरा दर्शकों को बताइए कि क्या है। अगर मैं सीएलयू गैंग की बात करूं तो एक तरीके से ये कांग्रेस की पार्टी का उगाही का एक तरीका था। जिस तरीके से कहा जाता है हरियाणा में, अगर आप कहीं भी जाएंगे तो वो दामाद का नाम जरूर लेते हैं। अब वो दामाद कौन है ये आपको भी पता है, राहुल गांधी के दामाद। और हुड्डा ने पाला पोसा है पूरे हरियाणा को। जिस तरीके से उन्होंने पूरी हरियाणा के गरीबों की जो जमीन है वो कौड़ी के भाव उनसे लूटी गई और दामाद जी को सौंप दी गई। आज दामाद जो अरबपति बने बैठे हैं, ये उन हरियाणा के गरीब लोगों की गड़ी कमाई के पैसों से आज ये वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा इतने बड़े बने बैठे हैं। अब ये जो सीएलयू गैंग की बात की आपने, ये क्या होता था जब ये हुड्डा जी का परिवार वहाँ पर स्थापित हुआ था आपका 2004 से 2014 के बीच में,
इन्होंने एक ऐसा सर्टिफिकेट तैयार किया, CLU सर्टिफिकेट बोलते हैं जिसे, अगर आपको अपनी ज़मीन पे कुछ भी बनाना हो, चाहे अगर आपको मकान बनाना हो, चाहे आपको उस पर अपनी ही दुकान खोलनी हो, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती थी, उसको CLU सर्टिफिकेट बोलते थे। उस समय ये हुआ कि जैसे जैसे हुड्डा ने, आपने देखा होगा गुड़गांव साइड एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, फरीदाबाद साइड, तो औने पौने दाम पे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने से पहले, जो पॉलिसी आने से पहले उन्हें पता था कि यहाँ आने वाली है, उस समय कौड़ी के भाव लोगों से, माने माने अगर आप एक तरीके से ये बोले, 1 एकड़ की ज़मीन अगर उन्होंने उस समय 15 से 20 लाख में खरीदी हो, आज उसकी कीमत, वहाँ के गांव वाले हमें बताते हैं, उसकी कीमत 10 से 20 करोड़ है। तो यहाँ पे एक बड़ा स्कैम कर दिया उन्होंने, CLU सर्टिफिकेट के नाम पर जिस तरह की जमीन छीन रहे को वहां पर किसानों की। और आज जो जमीन 20-30 करोड़ की है वो रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ी है। और एक दामाद तरीके, जी। और बादली में जब हम गए थे, ये बादली पूरा जाटों का इलाका है, वहां से बीजेपी ने एक जाट प्रत्याशी धनखड़ साहब को वहां से उतारा है। वहां के लोग हमें ये कह रहे थे कि जो रिलायंस की बात करती है ना कांग्रेस, कि इसको बीजेपी ने बढ़ाया, अंबानी अडानी, लेकिन वहां ताजुब ये देखिए आपकी 10 गांव हैं, उन 10 गांवों की गरीबों की जमीन आज वो रिलायंस के हाथ में दे दी थी हुड्डा साहब ने। और हुड्डा साहब ने गरीबों की जमीन इस तरीके से ली, आज भी वहां पर जो कहा गया था कि वहां पर रिलायंस बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर तैयार करेगी, आज भी वो जमीन वैसी की वैसी है। लेकिन जो बड़े नेता हैं, जो कांग्रेस के करीबी हैं, वो अभी भी खेती कर रहे हैं उस पर, वो बिक चुकी है जमीन, लेकिन वो अभी भी खेती कर रहे हैं। लेकिन जिन किसानों की जमीन 1 या 2 एकड़ थी, उस पर गौशाला बना दिए, उन पे जानवरों को रखने के लिए बना दिया गया है, और उनकी ज़मीन पे बाजरा बो दिया है। और जिसकी आप लगा लें कि बाजरा किस तरीके से, अगर धान और बाजरा का कंपैरिजन किया जाए, तो एक तरीके से 1/10 ही आमदनी आ पाती है उस पर। अच्छा, एक और जो चीज़ देखने के लिए मिली, जिस तरीके से 36 बिरादरी की भी काफ़ी चर्चा रही इस दौरान, कि काफ़ी नायब सिंह सैनी जो है दरबार भी लगाते हैं, 36 बिरादरी के लोगों को लेकर चल रहे हैं। तो कांग्रेस की अगर हुड्डा राज की बात कर ले, तो ये भी कहा जा रहा था कि सिर्फ एक बिरादरी पर फोकस जो है किया गया, और कांग्रेस ने पूरे चुनाव जो है इस कॉन्फिडेंस में लड़ लिया कि हमारे साथ तो एक बिरादरी का पूरा समर्थन है, कहीं वोट कटने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी जो है 36 बिरादरी साथ लेकर चल रहे हैं। कितना फायदा, कितना नुकसान, और किस तरीके का समीकरण बदला है? जो ये 36 बिरादरी की बात की जाती है, चाहे वो जाट समाज हो, गुज्जर समाज हो, दलित समाज हो, चाहे पंजाबी समुदाय जो आता है आपका, ये 36 समाज वहाँ पर जुड़े हुए हैं। लेकिन आप ये ताजुब मानेंगे कि इस समाज में भी जो जाट समुदाय है, जिसकी बात कांग्रेस लगातार हुड्डा साहब करते रहते हैं कि हम जाट हैं, हमारे जाट हमारे साथ मौजूद हैं, ये जाट आंदोलन भी जो चलाया था, एक्चुअल जो गरीब जाट है उसको बिना खर्ची पर्ची के इस बार इस बीजेपी सरकार ने पिछले 10 साल में उनको भी नौकरी देने का काम किया है। केवल रोहतक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रोहतक के जो जाट हैं उनसे भी जब हमने बातचीत की, उन्होंने ये कहा कि हमारा जो रोहतक था 2016 में जाट आंदोलन में, जिस तरीके से रोहतक को पूरी तरीके से जलाया गया और जो बदनामी जाटों की, उससे पहले आप ये देखते होंगे कि जाटों को सबसे अच्छी तरीके से देखा जाता था, पूरे देश में जाटों को एक देशभक्त के रूप में देखा जाता था। लेकिन जब वहाँ के लोगों ने, खुद रोहतक के जो लोग थे जो जाट समुदाय से आते थे, उन्होंने ये कहा कि अगर हम अब बोलते हैं कि मैं जाट से हूँ, तो लोग हमें ऐसे कहते हैं कि आपने ही जलाया था पूरा हरियाणा, पूरा रोहतक जलाया था। तो एक तरीके से बदनाम करने का जो काम किया वो हुड्डा साहब ने किया है। वहां के जो लोग हैं वो ये कहते हैं जाटों को बदनाम करने पर कांग्रेस आमादा है, और हुड्डा साहब ने जितना जाटों का जितना नुकसान करना था वो कर दिया है। और एक बात जो मैं आपको बता दूं कि रोहतक जितनी बात की जाती है ना, चमकाया गया है हुड्डा साहब ने बस रोहतक ही काम किया है, रोहतक का हाल आप देख लीजिए। वहां भी अभी भी जो सड़कें हैं किस तरीके से टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। वहां एक ही परिवार के जो हुड्डा साहब हैं, उन्हीं के परिवार के लोग वहां पर विधायक बनते हैं, वहीं के सरपंच हैं, वहीं के सब कुछ हैं, लेकिन अभी भी वहां कोई चेंज नहीं आया है। बल्कि आप यहां देखिए जो बाकी शहर हैं आपके, करनाल हो, जिंद हो, कैथल हो, वो ज्यादा बेटर हैं रोहतक से। तो जो ये रोहतक को चमकाने की बात की जाती है, अब मैं आपके दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि जरा आप वहां देखिए, रोहतक का हाल देखिए, बहुत बदतर हाल है। और जो NH अब जो जा रहे हैं, जिंद में लगभग 5 NH जाते हैं, जिनके आसपास से 5 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। तो ये जो परिवर्तन आया इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये लोग वहां जान रहे हैं, और उसकी वजह से जो ये एग्जिट पोल में आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 महीने पहले के एग्जिट पोल हैं।
ये इसमें आपको ना शैलजा का फैक्टर दिखाई देगा, ना आपको दलितों का फैक्टर दिखाई देगा, और ना ये जो कांग्रेस के प्रत्याशियों ने कहा है कि हम बिना खर्ची पर्ची से ही रोजगार देंगे, वो भी नहीं दिखाई देगा। अब जो है, जब हमने किसानों की बात कर ली, अब हमने बहुत विस्तार से हमने थोड़ा युवाओं के बारे में भी जान लिया। एक और अहम वर्ग जो है वो अभी उसके बारे में हमने डिस्कशन अभी तक नहीं किया है, वो है महिलाएं। तो हमने देखा कि आपने बहुत महिलाओं से भी बातचीत की है, बहुत एकदम ऐसे ठेठ वो बात करती हैं। तो महिलाओं से बातचीत करके आपको कैसा लगा? क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं जो है भाजपा द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। अब 30 पर भी उन्होंने 500-500 करके दिया, उसके बाद भी हर महीने एक खाते में अमाउंट डालने की बात कही। तो बीजेपी ने इस मुद्दे को भी उठाया था चुनाव में, और ये कह रहे थे कि हमने ये वादे जो किए थे हमने पूरे किए। और उसके बाद फिर वो कांग्रेस के हिमाचल वाले भी, उन्होंने भी महिलाओं के लिए, लेकिन बाद में कंडीशन लगा दिए। फिर कर्नाटक की स्थिति, तो काफ़ी कंपैरिजन देखने के लिए मिला। तो महिलाओं का क्या, अगर आप कहेंगे कि एक व्यू रहा इस पूरे चुनाव में, ग्राउंड पे थे, तो महिलाओं से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला जब आप उनसे सवाल कर रहे थे? कि आपको लगा कि वो अपने थॉट्स को लेकर क्लियर हैं, उन्हें क्या चाहिए, या फिर उन्हें जैसे होता है बहुत, अगर आप गाँव के अंदर जाए तो उनको इतना पता नहीं होता है कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है, बहुत बताना पड़ता है चीज़ें, क्योंकि बहुत घरेलू है, घर की चीज़ों में ज़्यादा व्यस्त रहती हैं। तो क्या लगा आपको ग्राउंड पर कि क्या उन्हें चीज़ें पता है कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है, और क्या उन्हें ये पता है कि हुड्डा सरकार में क्या चीज़ें हुई? क्या मतलब आपको क्या ओवरव्यू मिला वहाँ? जब हम गए तो हमारा एक पूरा फोकस ये रहता था कि कहीं भी अगर हम जाएं तो वहाँ की महिलाओं से ज़रूर बातचीत हो, क्योंकि महिलाएं लगभग 50% आबादी है पूरे हरियाणा में। तो उनका जो 50% जो वोट है वो पूरा रुख मोड़ सकता है किसी भी चुनाव का। वो जिसके साथ होंगी उन्हीं की सरकार बनने वाली है। लोग 36 बिरादरी की बात करते हैं, जाट गुज्जर दलित ये बात करते हैं, लेकिन बात जो एक्चुअल होनी चाहिए वो पुरुष और महिला में होनी चाहिए। उनके अपने अलग मुद्दे हैं। उनके सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है सिक्योरिटी। उनकी सुरक्षा का जो मामला है वो सबसे अहम है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि 2005 से 2014 तक जब तक हुड्डा साहब रहे, मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि कोई भी महिला जो हमें अभी सुन रही होगी, जिनसे भी हमने बातचीत की है, उन्होंने ये कहा कि तब हम बाहर तक नहीं निकल सकते थे, अपने घर से बाहर तक नहीं निकल सकते थे, सिक्योरिटी नहीं थी वो। जी जी जी। तो जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार होते थे उस समय, बाहर जैसे ही जाती थी महिलाओं, उनको किस तरीके से बुरी नीयत से देखा जाता था, और जो गुंडे होते थे वो खुद कांग्रेस सरकार के ही गुंडे होते थे। उन पे ना कोई पुलिस थाना कार्रवाई करता था, ना कोई कुछ करता था। बस एक ही बात वहां पर गुंडे बोलते थे कि हुड्डा साहब से उनका संपर्क है, तो पुलिस वाले भी सेट कुछ कर दिया काम नहीं उन्होंने। करते थे, क्योंकि वो भी खर्ची पर्ची से ही आए सिस्टम होते है, थे। हाँ। उनको भी पूरा यही था, सब गैंग वालों से उनको पैसे मिलते रहते थे, गैंग वॉर चलती रहती थी वहां पर, महिलाएं बिल्कुल बाहर नहीं जा पाती थी। पिछले 10 सालों में एक परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ है कि महिलाएं अब पूरी तरीके से अब काम में जुट गई हैं। शहरों में अगर आप देखेंगे तो शहरों में अब खुद जॉब करने लग गई हैं महिलाएं, और जो गांव के एरिया में भी है, खेतों में आराम से काम करती हैं। उनसे अगर आप बातचीत करेंगे तो वो बातचीत करने के लिए भी आपसे तैयार हैं। अगर 10 साल पहले अगर हम उनसे बात करने का तो कहते भी, हिचकिचाहट हो तो जाती वो मतलब बाहर के किसी भी अनजान लोग को अगर देखते हैं तो घर के अंदर घर के चले अंदर जाते चले थे। जाते थे। अब वो वाला सिस्टम नहीं है, अब महिलाएं खुल के आती हैं। और सबसे मेन बात जो है, तमाम जो चुनावी रैलियां हुई उसमें महिलाओं का जिस तरीके से योगदान बढ़ रहा था, मतलब खुद रैलियों में महिलाएं पहुंच रही थी। तो ये सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से लिंग अनुपात, आपने एक बार देखा होगा कि वहां पर प्रचार चलता, रैलियां चलती थी, वो कहते थे कि लड़कियां इतनी कम हो गई हैं कि हम बिहार से लड़कियों को लाना पड़ेगा। अब ये पूरा परिवर्तित हो गया। अब वहां पर जो एक तरीके से एक मानसिकता होती थी कि लड़की जैसे ही पैदा होती थी, वहां लोग काफी बुरा मानते थे लड़की पैदा होना, लेकिन अब वो बदल गया है। क्योंकि जो योजनाएं हैं, आप ये देखिए कि छात्रों को ये कहा गया, छात्राओं को, कि उनको स्कूटी दी जाएगी। स्कूटी की क्यों जरूरत है? क्योंकि हरियाणा काफ़ी विस्तृत है, जगह जगह पर उनके लिए वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। तो उनको अगर स्कूटी मिल जाती है तो कई बच्चियाँ अगर 50-100 किलोमीटर भी उनको अपनी यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है तो वो आराम से अब चली जाती हैं। पहले ये बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि साइकिल में कितना आप जा पाओगे, क्योंकि कई एरिया होते हैं, शाम हो जाती है कॉलेज से और आते वक्त। एक्सपेंसिव भी है। मतलब स्कूटी अगर आप देखेंगे, जो मतलब लोअर मिडिल क्लास इंसान है उसके लिए अपने घर में एक व्हीकल आ जाए बहुत बड़ी बात है। अब अपनी बच्चियों के लिए स्कूटी भी अफोर्ड करना एक, आप कह सकते हैं, एक्सपेंस का मैटर है। तो अगर सरकार ये कर रही है तो बहुत मतलब अच्छे लेवल पे वो कर रही आप है। ये देखिए, महिलाओं को लुभाने के लिए दोनों पार्टियों ने बराबर बराबर, हाँ, जी तोड़ एफर्ट डाले मेहनत हैं, की है। हाँ। कांग्रेस ने कहा है कि हम 2000 रुपये आपको महिलाओं को हर महीने देंगे, बीजेपी ने भी कहा 2100 रुपये देंगे। तो जो महिलाएं हैं उनको विश्वास किस पे होगा?
महिलाएं ये कहती हैं, कई महिलाओं से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा हमें भले आप 2,000 रुपये मत दो, पर हमारी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि जो काल हमने हुड्डा सरकार में जो अपनी हालत देखी है, हम घर से बाहर तक नहीं निकल सकते थे, वही काल वो दोबारा बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं। जिस घर के परिवार में अगर पुरुष अगर हुड्डा का समर्थक है, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं उसी परिवार में जो महिला है वो बीजेपी को वोट दे के आ रही है। तो मतलब हमने कई वोटिंग बूथ पे ये देखा कि महिलाएं चुपके से आती थी, हमें ये कहती थी विकास पे दिया है, महिला सुरक्षा पे दिया है, और एक चुटकी में कह देती थी मोदी को दे के आए। मतलब मोदी हमेशा से एक मतलब ब्रांड के तौर पर अगर आप कहेंगे तो बीजेपी में लोग किसी को जाने ना जाने, मोदी जो फैक्टर है वो हमेशा रहा हर चुनाव में। जी जी, जिस तरीके से महिलाओं ने ये कहा है ना, उससे हमें ये लगता है कि जो ये एग्जिट पोल आपको दिखाई दे रहे हैं, महिला फैक्टर अगर आ गया, अगर ये सुरक्षा का फैक्टर अगर महिलाओं ने ले लिया, तो आप ये देखिए ये त्रिशंकु होगा या बीजेपी अपने दम पे भी बहुमत से सरकार आराम से बना लेगी। ये हमने 2 महीने में ये पता किया है। जिस तरीके से पूरा परिवर्तन आया है, जो ये नए नए मुद्दे निकल के आए हैं, किस बीजेपी के कोई मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा गया, कांग्रेस ने हर मुद्दा निकाला, और वो भी नेगेटिव सेंस में। चाहे सैलजा का ले लीजिए, चाहे पर्ची खर्ची का ले लीजिए, गुंडागर्दी किस तरीके से बीजेपी के लोगों, जिन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूं, उसके सर फोड़े गए, उसकी मां के पैर तोड़े गए, किसी को गोली मार दी गई। तो गुंडा राज एक तरीके से फिर से आने लग गया था। लोगों को लग रहा था अगर कांग्रेस आ गई तो उनके गुंडे अभी से तैयारी करने लग गए थे, किसी ने बंदूक में पिस्तौल की नलियां साफ करने लग गए, कोई सर फोड़ने लग गया, तो वो काम शुरू हो गया था। तो लोग इसको भी देख रहे थे, क्योंकि चुनाव अभी हुआ नहीं था, कल वोटिंग हुई है। और अब जो ये एग्जिट पोल आ रहे हैं, किसी ने अच्छे तरीके से जमीन पे कोई भी बड़ा चैनल हमें नहीं दिखाई दिया, कोई सर्वे वाला नहीं दिखा। और चुनाव में हमने बहुत देखे हैं सर्वे करने वाले, सारे सर्वे वाले अब यूट्यूब पे आ गए हैं। माई एक्सिस इंडिया पोल, उसने भी अपने आधे से ज़्यादा कर्मचारियों को बंद कर दिया है, उनको भी, क्योंकि आज तक से उनका पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। कोई चैनल वाला अब पोल गलत भी हुए, बैक टू बैक छत्तीसगढ़ देख लीजिए, लोकसभा में उम्मीद भी काफी ज्यादा थी और कहीं ना कहीं लोगों ने इस वजह से घर में ही सोते भी रह गए, वोटिंग के लिए नहीं निकले कि अरे एग्जिट पोल में तो दे दिया हमने। तो देखिए ना, कांग्रेस जो है, जो एग्जिट पोल को हमेशा नकारती थी, इस बार तो उनके फेवर में आया हाँ, पूरा तो इस वजह से एग्जिट प्रमोशन पोल। चल रहा है, लेकिन वो अभी भी खुशियां नहीं मना रहे। क्यों नहीं मना रहे? खुलकर बोल क्योंकि उन्हें अंदर से ये लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। अगर कांग्रेस के नेताओं को ये लग रहा है कुछ भी हो सकता है, तो जो ये एग्जिट पोल का हो हवा बना रखा है कि कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है, ये आप देख लेना 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, हम फिर से आपसे मिलेंगे और 2 महीने की जो हमने छानबीन की है वो आपको निचोड़ समझ में आ जाएगा। जो आंकड़े निकल के सामने आएंगे, जब बीजेपी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी और कांग्रेस अटकती हुई दिखाई देगी, तब आपको ये समझ में आएगा कि जो ग्राउंड रिपोर्ट होती है वो किस तरीके से ऐसे फर्जी एग्जिट पोलों पे हावी होती है और वो सच्ची भी साबित होती है, ये आपको दिखाई देगा। अब जैसा कि आपने पूरा जो 2 महीने का निचोड़ है वो बताया है, लेकिन अब जैसे एग्जिट पोल है, सब आंकड़े का खेल है, तो अब थोड़ा आंकड़े पर आ जाते हैं कि अब एक अनुमान ही है, सब अनुमान लगा रहे हैं। अब आप भी फील्ड पर रहे हैं, आप भी ग्राउंड पर रहे हैं, तो एक अनुमान हम चाहेंगे कि आप भी दर्शकों को दें कि क्या आपका जो 2 महीने का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपके क्या आंकड़े हैं। अगर हम एग्जिट पोल्स को एक तरफ रखें तो दूसरी तरफ आपके आंकड़े हम जरूर जानना चाहेंगे कि बीजेपी को कहिए कि आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें बीजेपी के लिए रही। टोटल 90 है, 46 पर मेजॉरिटी है। अब ऐसे में बीजेपी के लिए क्या है, कांग्रेस के लिए क्या है, और बीएसपी वगैरह का गठबंधन भी है, जेजेपी भी है, कई पार्टियां हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या हिसाब किताब जो है देखने के लिए मिलेगा? जो पूरा हरियाणा है वो अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड है। आपको ये समझना होगा कि जो गुड़गांव शहर है उसकी अलग आपको वोटिंग पैटर्न दिखाई देगा, जो आपका पलवल क्षेत्र है उसका अलग वोटिंग पैटर्न दिखाई देगा, जो खास तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका अलग वोटिंग पैटर्न दिखाई देगा, जो शहर के एरिया हैं उनका अलग पैटर्न। अब ये देखिए जिस तरीके से जो एग्जिट पोल में दिखाया गया कि सभी रीजन का उन्होंने लगभग एक ही ट्रेंड बताया कि यहाँ कांग्रेस ही आगे है और बीजेपी हमेशा पीछे ही रहती है। मैं ये आपको बता दूं, अभी भी जो होल्ड है बीजेपी का वो शहर में काफ़ी तगड़ा है, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वो भले ही अभी भी जो कांग्रेस है वो बीजेपी से आगे है, लेकिन जो शहर के क्षेत्र के जो एरिया हैं उनमें जो सीटें ज़्यादा हैं उसकी वजह से मैं आपको ये बता दूं कि नेट टू नेट फाइट अभी भी है। और जिस तरीके से ये कांग्रेस का बताया जा रहा है ना कि 50 से 60 के बीच में आएंगी,
ऐसा आंकड़ा दिखाई देगा बीजेपी 20 से 30 के 30 बीच पे में सिमट सिमट जाएगी। जाएगी। ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये 1 महीने पहले का एग्जिट पोल बना के रखे हुए हैं, अपने घरों में छिपा के रखा है, और आ गया तो अब यूट्यूब पे लॉन्च कर दिया, वही वाली बात हो गई। हम देख के आए हैं, हम खुद वोटिंग जैसे ही हो रही थी उसको भी कवर करके आए हैं। हमें भी समझ में आ जाता कि पोलिंग बूथ में क्या चल रहा है, और जिस तरीके से एजेंटों की हालत हमने देखी थी पोलिंग बूथ के सामने जो लगे रहते हैं एजेंट, जो पोलिंग में पर्चियां बांटते रहते हैं, वहाँ की भीड़ से भी अंदाजा लग जाता है कि कौन यहाँ पे हावी हो रहा है, कौन क्या हो रहा है। तो आप ये देखिए जिस तरीके से 1 महीने पहले का ये एग्जिट पोल चल रहा है, आराम से बीजे कांग्रेस जीत रही है। जी, जो आंकड़े की जैसे कि आपने बात कही कि ये दावे कर रहे हैं 50-60 तक भी लेके जा रही है, तो 90 टोटल सीट है। अगर कांग्रेस 60 का भी दावा कर रही है तो फिर जेजेपी, बीएसपी, बाकी पार्टियां भी है, आम आदमी पार्टी भी इस बार हमने उन्हें छोड़ दिया। आम आदमी पार्टी बहुत दमखल केजरीवाल भर रहे थे हरियाणा चुनाव को लेकर, उससे तो मुझे लग रहा है कांग्रेस ने भी साइड कर दिया, नकार दिया है। बीजेपी तो खैर कह ही रही कि खाता नहीं खोल पाएंगे। तो कांग्रेस अगर ये आंकड़ा भी दे रही है 50 से 60 का, तो ये बड़ा अचंभा जो है कि आंकड़ा दे कैसे रही है। ये क्या आंकड़ा बाकी इस पार्टियों को तरीके से कुछ दिया नहीं जा मिलने रहा वाला है कि ग्राउंड पे कुछ किया नहीं है सर्वे वालों ने। घर में बैठ के उन्होंने ये आंकड़ा लगा दिया कि अगर लोकसभा में उनकी 46% वोटिंग परसेंट हो सकता है, तो मोदी फैक्टर लोकसभा में रहता, उसको अगर 5 से 10% अगर वोट हटा दिए हैं तो कांग्रेस के आराम से 53 से 54% उसको वोट मिल जाएगा। तो सारी सीटों पे अगर उसको कन्वर्ट कर लें तो कांग्रेस के आराम से 60 पार हो जाएगी। ऐसे करके ये एसी बंद कमरों में, एसीओ में बैठ के जो लोग हैं उन्होंने पेन कॉपी निकाली, उस पर ये आपका एग्जिट पोल बना दिया। 90 सीटों को डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात तब होती है अगर आप फील्ड में हो, हर सीट पे आपने मुआयना किया हो, हर अलग अलग तबके से आपने पूछा हो उनकी क्या मांगे हैं, उनकी क्या अलग अलग तरीके से जो वोट कर रहे हैं, उसको अगर आप समीकरण बैठा के, ये बहुत बड़ा काम लगता है, इसमें पेन कॉपी के अलावा दिमाग भी लगता है। और जो समीकरण 36 बिरादरी की बात की जाती है, तो 36 से ही आप लगा सकते हैं कि कितने साल लगेंगे अगर एग्जैक्ट आपको एग्जिट पोल करना है। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि एग्जिट पोल अब होने वाले हैं गलत साबित। उसके बाद बड़े बड़े जो एग्जिट पोल थे, चाणक्य वाला था वो, उसने इस बार एग्जिट पोल दिया ही नहीं है। बड़े बड़े चैनलों ने अपने नाम कोई नहीं जोड़ा है। आज तक ने जो एग्जिट पोल दिखाया उसमें सी वोटर का एग्जिट पोल दिखाया, ये नहीं दिखाएगा सी वोटर एग्जिट पोल प्लस आज तक, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर वो गलत साबित हो भी गया तो आज तक अपने सर पे नहीं लेगा। उन्होंने पिछली बार रो रो के काफ़ी हो हल्ला मचाया था, रोने वाला आपने भी सीन देखा होगा वो। तो मुझे जो लगता है इस बार अगर हमारी जो लोगों से बातचीत हुई अगर वो सच साबित होती है तो कांग्रेस लगभग 45 से नीचे सिमटने वाली है। और अगर बीजेपी 40 भी अगर अपनी सीटें ले आती है तो सरकार आराम से बीजेपी की बन जाएगी, क्योंकि वो पिछली बार भी 40 सीटों पे ही मतलब बना के रखी है। आप ये कह रही है कि अभी जो सब कुछ चल रहा है ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, रिजल्ट के बाद जोड़ तोड़ की राजनीति देखने के लिए मिलेगी हरियाणा। जैसे आप देखते थे ना फिल्म में, कास्टिंग से पहले अलग ही स्टोरी चलती है और जब फिल्म शुरू होती है तो पूरा एक अलग ही पैटर्न आपको नजर आता है। वो वही वाला सीन है जो लोकसभा में था, वही अब हरियाणा में दोहराया जाएगा। और पूरे तरीके से जो आपको ये कह दूं कि लोग जब वहाँ हुक्का पीते हैं तो वहाँ पे जो बात कही जाती है हुक्का पीते हुए, वो एकदम सटीक बात बोलते हैं वो। तो राम राम जी कहते हुए आप उनसे बातचीत करिए, वो आपको सब कुछ खुलेआम बता देंगे किस तरीके से किसको वोट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो एकदम हरियाणा जो है वो खुली किताब है, उनसे बात करिए, वो सच ही बोलेंगे आपको, कोई गोल घुमा के नहीं बोलेंगे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा भले ही खुली किताब हो सकती है, लेकिन हरियाणा का जो पूरा चुनाव है, सस्पेंस, थ्रिलर, स्टोरी लाइन, और अभी जो एंड है, जो अगर आप कहेंगे कि जो फिल्म की एंडिंग होने वाली है, ये मुझे लग रहा है कुछ और दिलचस्प ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ होने वाली है। कुछ ऐसा ही आपके आंकड़े के हिसाब से तो लग रहा है कि जोड़ तोड़ तो होगी ही होगी। तो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि हुड्डा जी ने कमाल कर दिया, एग्जिट पोल में 60 पार ले आए, सब लोग अभी से हुड्डा जी को एसएमएस करके बधाई दे रहे हैं। जो बड़े बड़े जो जमींदार हैं, जो बड़े बड़े आपके भूमाफिया हैं, वो अभी से वहाँ चक्कर काटने लग गए उनके घर के। तो उनको मैं ये बता दूं, हुड्डा साहब ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया है और कुछ नहीं किया है। अगर हुड्डा साहब के अलावा कोई और चेहरा होता या कुमारी सैलजा होती, सुरजेवाला अलग ही मुंह बना के रखे, क्योंकि उनका जो बेटा है जिंद से वो हार रहा है, मैं आपको अभी से कह दूं। और जो ये पहलवानों की बात की जाती है ना, ये जो फोगाट बन के घूम रही थी, वहाँ के लोगों ने मुझे एक हकीकत बताई कि जब से ये पहलवान का आंदोलन चल रहा था, जुलाना में उनका प्रचार शुरू हो चुका था।
गांव-गांव में ये अंडर करंट था कि जुलाना से विनेश फोगाट चुनाव लड़ेगी। और ये जो माहौल बनाया गया ना आपको पहलवानों का 1-1.5 साल पहले, चुनाव से पहले, दीपेंद्र हुड्डा किस तरीके से उन आंदोलन में चलते थे, जैसे ही वो यहाँ आई मेडल हार के तो उसका किस तरीके से स्वागत किया गया, ये पूरा कांग्रेस के खर्चे पे चल रहा था। और इसी का मैं आपको परिणाम बता दूं, जुलाना से अगर विनेश फोगाट अगर हार जाए तो ये आपको कोई भी आश्चर्यचकित नहीं होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको कि जुलाना की जो पब्लिक है उसका ये कहना है, क्योंकि वहां से जो बीजेपी ने प्रत्याशी उठाए हैं वो प्रत्याशी हैं कैप्टन योगेश, जो यूक्रेन से अपने बच्चों को बचा के लाए हैं। तो उनको ज्यादा लोग तवज्जो दे रहे हैं, बल्कि उनको जिनको कि खाप में गोल्ड मेडल दिया गया। तो मैं चाहूँगी कि जैसे हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, काफ़ी मुद्दों पर चर्चा की, बस मैं आपसे चाहूँगी आखिरी में आप 2 लाइन में इसे आप दर्शकों को बस ये बताएं कि क्या होने वाला है 8 तारीख को। ये सस्पेंस जो है ये किस तरीके से आप ख़त्म करना चाहेंगे, क्या लग रहा है कि क्या एक्सपेक्ट जनता कर सकती है? 8 तारीख को वो होगा जो आपने लोकसभा 2024 में जो आंकड़े देखे उससे भी खतरनाक चौंकाने वाले आंकड़े होंगे। और जो ये ईवीएम का जो अभी तक बंद है, लोकसभा के चुनाव के बाद जो ईवीएम पर जो रोना बंद हो गया है कांग्रेस का, वो एक बार फिर से जारी हो जाएगा। और जो आम आदमी पार्टी से जो कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ उसकी वजह से भी बड़ा लगभग 3 से 4% वोट जो आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है इस बार, क्योंकि जेजेपी पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। दुष्यंत चौटाला का अपने ही इलाके में वहाँ के लोग इस बार उनकी जमानत जब्त करा देंगे, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो जो जेजेपी का लगभग 15% जो वोट परसेंट है वो इस बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ बीजेपी को गया है, कुछ आपका कांग्रेस को गया है, कुछ आम आदमी पार्टी ने समेट लिया है। तो ये आपको देखना होगा कि जो एग्जिट पोल हैं वो एक बार फिर से धराशायी होंगे, और ऐसे धराशायी होंगे जो ये 60 के 62 के आंकड़े दिखा रहे हैं आपको यूट्यूब चैनलों पर, माई एक्सिस इंडिया पोल, ये फिर से रोते हुए आपको नजर आएंगे। और जो जनता है हरियाणा की वो ये बता देगी कि एसी के बंद एसी के कमरों से जो आपने आंकड़े दिए हैं, जरा जमीन पे आइए, थोड़ा उनके साथ घुलिए मिलिए, उनसे बातचीत करिए, तभी आपको जो आंकड़े हैं वो सच साबित दिखाई देगा। और जैसे ही 8 तारीख को जैसे ही 8 बजे की घड़ी में पूरा आंकड़ा आपको धीरे धीरे शुरू 9 बजे होने तक आपको खाट में लोग बैठे पड़े मिलेंगे। और बीजेपी की एक बार फिर से वहाँ पर सरकार बनती हुई दिखाई देगी। और फिर से अगर वहाँ पर कुछ बड़ा खेल होने वाला होगा तो कांग्रेस में भी बड़ी फूट हो सकती है, क्योंकि कुमारी सैलजा के जो करीबी हमें जिनसे बातचीत की है उन्होंने ये कहा है कि अगर बीजेपी को अगर कुछ सीटों की जरूरत पड़ेगी तो कुमारी सैलजा तैयार है बीजेपी में जाने के लिए। बढ़िया। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने 2 महीने के एक्सपीरियंस का जो निचोड़ है इतने कम वक्त में आपने निकाला है, दर्शकों को समझाया है। तो जैसा कि आपने मुलेश्वर जी को सुना, उन्होंने 2 महीने जो इतनी मेहनत की कड़ी धूप में, और अब उन्होंने आपको बहुत ही कम वक्त में चीज़ें समझाने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं ये भी बता दिया है कि 8 तारीख का दिन और उसके बाद का जो समय होने वाला है 1-2 महीना हरियाणा में, वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। जोड़ तोड़ की राजनीति तो दिखेगी ही, और एक बार रिजल्ट के बाद फिर हम बैठेंगे मुलेश्वर जी को लेकर, फिर करेंगे हम। और चौंकाने वाले आंकड़े के लिए तैयार हो जाइए अभी से, और जैसे ही चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे फिर हम इस पॉडकास्ट में बैठेंगे और आप फिर हमें बताना कि हमने जो कहा है वो सच है या गलत है। बढ़िया। तो जैसा कि आपने अभी ने सुना है, तो आपने इस पूरे सेशन को सुना है, तो इस पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत एक बात मैं आपको बता दूं, हरियाणा का चुनाव चल रहा है तो राम राम जी कह के हम इसका अंत करते हैं, और इस तरीके से हमें फिर आपसे मुलाकात करेंगे। और 8 तारीख को पूरे दिन भर हमारा चैनल जो है वो आपको पूरी जो चुनावी जो नतीजे आएंगे उनको बताता रहेगा। तब एक साथ हम दोनों राम राम कर लेते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। तो राम राम जी।